हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली अपनी बिल्कुल से धुआंधार क्लास दोपहर में 3 बजे डेली हो रही है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है A to Z। ठीक है, और आज अपनी जो क्लास का नंबर है वो है 28। ठीक है, कंप्लीटली बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। और जो हमारा टॉपिक है आज स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला चल रहा है। ठीक है, और देखिए आज ये जो टॉपिक है स्थापत्य कला और मूर्ति कला ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम जो कल की क्लास होगी उसमें हम प्रागैतिहासिक कला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपको शाम को 3 बजे डेली उपस्थित होना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, शाबाश। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। संख्या बहुत कम रहती है आप लोगों की, सच में पढ़ाने का मन नहीं करता है फिर हमारा। हाँ चलिए, 4 बच्चे भी आते हैं, वो भी मन से आते हैं, इतना ही बहुत है। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। चलिए चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसके पहले जो हमने कल वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने मुगल कालीन जितना भी स्थापत्य कला थी हमने कंप्लीट करवा दी थी, है ना बेटा। और जो परसों क्लास हुई थी उसमें हमने इसके पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन, ये सब कंप्लीट करवा दिया था मतलब। ठीक है, अब जो चीज़ें कुछ छूट गई हैं उनको भी करवा देते हैं। ठीक है, आज हमारा ये जो चैप्टर है ये ठीक है बेटा। चलिए, तो देखिए आज हमें पढ़ना है कि भारत में कितने 64 योगिनी मंदिर हैं। छापो जल्दी से। भारत में 64 योगिनी मंदिर कितने हैं? चौसठ योगिनी मंदिर बताइए। तो देखिए, जिसको जो पता हुआ करे ना तो आप लोग छापते रहा करिए। ठीक है, आप लोगों की सच में बहुत अच्छी तैयारी है, आप लोग अच्छे से छापते रहते हैं, हम डेली देखते हैं। ठीक है, देखिए जो 64 योगिनी मंदिर है वो 4 मंदिर हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ पर है? खजुराहो में है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा है भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पर? भेड़ाघाट जबलपुर में। ठीक है, तीसरा जो है वो है मोरेना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मोरेना MP मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो चौथा है लास्ट वो है हीरापुर भुवनेश्वर में। हीरापुर भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, तो देखिए पूछा जाएगा आपसे कि भारत में 64 योगिनी जो मंदिर है वो कितने हैं, तो याद रखना है 4 हैं। कौन कौन से? खजुराहो में, भेड़ाघाट जबलपुर में, मोरेना MP में, हीरापुर भुवनेश्वर में। ठीक है, यहाँ से समस्या नहीं होगी, हमने चारों मंदिर आपको बता दिए कहाँ पर किसकी स्थिति है। ठीक है, चलिए चलिए, कलर्ड बच्चों के साथ कलर पेन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, पूछा जाएगा आपसे कि गांधार शैली में किसकी मूर्ति सर्वाधिक संख्या में मिलती है? छाप दो जल्दी से। गांधार शैली में किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा संख्या में मिलती है? बताओ जल्दी से, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है? सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलती है, तो अभी हमने जस्ट बता ही दिया किसकी? बुद्ध की। ठीक है, फिर पूछेगा कि बुद्ध की मूर्तियों में किस यूनानी देवता की झलक मिलती है, तो ये आपको याद रखना है किसकी मिलती है यहाँ पर? अपोलो की। किस यूनानी देवता की? अपोलो की। ठीक है, चलिए फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा जो कला है इसमें
जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं मथुरा कला में, जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं वो किस पत्थर से बनी हैं? तो आपको याद रखना है, कभी कभी हिंदी में भी दे देता है और कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो आप दोनों में लिख लीजिए लाल बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कह देते हैं रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, याद रखना है। तो पूछा जाएगा पहले आपसे कि गांधार जो कला है, गांधार शैली में किसकी मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलती है? तो बुद्ध की। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में किसी यूनानी देवता की झलक मिलती है? तो ये अपोलो देवता की, ठीक है। और मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं किसकी? लाल बलुआ पत्थर की, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि गांधार शैली जो है ये किसका किसका मिश्रण है? तो याद रखना है ये ग्रीक प्लस रोमन, किसका है? ग्रीक और रोमन का मिश्रण है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और गांधार जो शैली है इसकी विषय वस्तु जो पूछता है, तो देखिए विषय वस्तु भी पूछ लेता है, तो इसकी विषय वस्तु जो है वो है भारतीय। कैसी है? भारतीय विषय वस्तु है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जाएगा कि गांधार शैली के जो समकालीन कौन सी कला थी? तो ये अभी हमने बता ही दी, मथुरा कला थी उन्हीं के समकालीन। फिर आपसे पूछेगा कि कुषाण शासक जो हैं ये कनिष्क के काल में किन दो कला शैलियों का विकास हुआ है? बताइए। जो कुषाण शासक था इसके टाइम पर कौन सी दो कला शैलियाँ विकसित हुई थी? बताइए। यही हुई थी, पहली थी गांधार शैली, दूसरी थी मथुरा शैली, ठीक है, याद रखना है। ये हमने पहले पढ़ा दिए हैं क्या सब कुछ? हमें लग रहा है कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले। चलिए दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो निर्मितवाद से जुड़ा हुआ था। बताइए निर्मितवाद से कौन जुड़ा हुआ था? तो याद रखना है ये गैबो जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? गैबो जुड़ा हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए ले लेते हैं अब प्यारा सा रेड कलर, आप लोगों का फेवरेट कलर। चलिए पूछा जाएगा कि रिप्लिका का मतलब क्या होता है? किसका? रिप्लिका। तो मूर्ति जो होती है, मूर्ति की जो आकृति होती है उसी को हम रिप्लिका कहते हैं। मूर्ति की प्रतिकृति को ही हम क्या कहते हैं? रिप्लिका कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पूछेगा कि जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ कहाँ पर है? सबसे पहली बात निर्माण किसने करवाया ये भी बताना है। चलिए तो देखिए ये है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो स्थापना करवाई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आरामबाग कहाँ पर है? छापो जल्दी से, आरामबाग कहाँ है? आराम को सुनकर क्या याद आ रहा है? आगरा। जैसे आराम बोलो वैसे ही आगरा, आगरा में है, ठीक है। चलिए यहाँ से पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? छापो जल्दी से, विवेकानंद रॉक टेम्पल ये कहाँ है? दूसरा बताओ लाड़ खान मंदिर कहाँ है? लाड़ खान मंदिर ये बता, हमें लगता है ये सब पढ़ा दिया है लेकिन पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा हमको। चलिए विवेकानंद जो ये है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। चलिए लाड़ खान जो मंदिर है वो आईहोल मतलब एहोल कर्नाटक में है। अरे यार क्या लिख रहे हैं? आईहोल जो है कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। जो टेराकोटा मंदिर है कहाँ कहाँ पर है ये बताना है। जो मतलब टेराकोटा एक मंदिर है, उदाहरण मिलता है टेराकोटा मंदिर का,
तो ये है विष्णुपुर का। कौन सा? विष्णुपुर का है। ठीक है, कहाँ पर है ये बांकुड़ा जिला में है। कहाँ पर है ये बांकुड़ा जिला में है। कहाँ पर पड़ता है ये पता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पंडरेथन मंदिर कहाँ है? कौन सा? पंडरेथन है, ये लिखा है। ठीक है, पंडरेथन मंदिर कहाँ है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा लिख गया, छोटा कर देते हैं, बेचारे को छोटू सा बना देते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की जो कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? बताइए जल्दी से, पढ़ा चुके हैं बहुत बार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। ठीक है, और पूछेगा कि ख़त्म किसने किया था? तो ये याद रखना है, इल्तुतमिश ने किया था ख़त्म। ठीक है, और पूछा जाएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है ये है 73 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए वायु का वाहन क्या है? छापो जल्दी से। वायु जो देवता हैं इनका वाहन कौन सा है? छाप दो जल्दी से। फिर पूछेगा कि भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा है? भारत में बना फर्स्ट इस्लामिक मकबरा, ये दोनों छापो। छाप दो जल्दी से बेटा, छापो 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 मेरे छापाकारों, प्यारे से छापाकारों, सभी लोग छापो। चलो ये बताना है। फिर इसके बाद पूछेगा कि भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? ये पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद बताओ क्या है? तो देखिए वायु का जो वाहन है वो है घोड़ा, जिसे हम अश्व बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर बोलेगा कि भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा है? तो ये है सुल्तानगढ़ी। कौन है? सुल्तानगढ़ी। इसको बनाया किसने था? तो जगह तो है ही नहीं। और ये जो देखिए सुल्तानगढ़ी है ना, इसमें नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये जो सुल्तानगढ़ी में किसका मकबरा है? इसमें नसीरुद्दीन महमूद का, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि भारत की प्राचीन जो मस्जिद है कौन सी है? तो ये याद रखना है चेरामन जुमा मस्जिद। कौन सी? चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और ये है कहाँ पर मस्जिद? ये है केरल में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछेगा कि ये जो मस्जिद है केरल में, इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 629 ईस्वी में। कब? 629 ईस्वी में। और किसने किया था? तो ये मलिक दीनार ने। मलिक दीनार ने। ठीक है, देखिए एक जब हम पढ़ा रहे थे तब आप लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था कल, इसलिए मैंने सोचा नहीं बोलें कुछ, हमने कहा चलो बाद में बताएंगे। आप लोग बोल रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन, बबीता बोल रही थी, शायद बबीता जी ने बोला था कि मैम ये क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं क्या, पिछले एग्जाम में नहीं आए हुए हैं? तो देखिए मैं टीजीटी पीजीटी सभी का लेवल एक साथ लेकर चल रही हूँ। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर पूछा नहीं गया है तो ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस में थोड़ा सा दिया होता है
मात्र एक टॉपिक दिया होगा स्थापत्य, ठीक है। स्थापत्य में ये सब चीजें आ जाती हैं, उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में अगर अभी तक ये नहीं पूछा गया कि भारत की प्राचीनतम मस्जिद कौन सी है, किसने बनवाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आगे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्थापत्य में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि नहीं। तो ये मत सोचिए, अगर आपके सिलेबस में स्थापत्य दिया है तो समझ लीजिए कि स्थापत्य से मतलब है कि वो बिल्कुल से सुई की नोक से भी पूछेगा और सुई के बड़े वाले हिस्से से भी पूछेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब स्थापत्य से रिलेटेड है तो पूछा ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे भी ना पूछे, हो सकता है आपके ही एग्जाम में आ जाए। पूछ लेगा यही कि भारत की प्राचीनतम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, बताना पड़ेगा आपको। वहां आप ये नहीं कह सकते कि आपने इंक्लूड नहीं किया, उसने तो दिया था स्थापत्य, लेकिन आपने खुद से नहीं पढ़ा। तो बस यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ते जाइए। हाँ, थोड़ा सा मतलब याद करने में समस्या होती है, लेकिन क्या किया जाए, अब क्वालिफाई करना है भाई, टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, कुछ नहीं है, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है ना। बच्चा सीधे, जब बच्चा बड़ा होता है, छोटा होता है, तो वो एकदम कुछ नहीं सीखता है, धीरे धीरे ही सीखता है जब वो चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। एक ही चीज़ को आप 10 बार रिपीट कर लीजिए, देखते हैं कैसे नहीं आता, है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया दिनार तक। चलिए चलिए, ये हो गई भारत की पहली पुरानी मस्जिद, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये पहली मस्जिद हो गई, ठीक है। दूसरी मस्जिद कौन सी है सबसे पुरानी, तो लिख लीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है ये है दिल्ली में। कहाँ पर है ये, दिल्ली में है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, चलिए बता देते हैं, कलर चेंज कर लें, बहुत देर से यही चल रहा है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, याद रखना है जामा मस्जिद है। कहाँ पर है, अब तो बता देंगे तुरंत कहाँ पर है, तो ये है अपने दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे आगे पूछा जाएगा कि विश्व की, अब छाप दो जल्दी से जिसको पता हो, विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था। विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़े बुद्ध की प्रतिमा, खड़े बुद्ध की प्रतिमा पूछा जाएगा कि कहाँ पर रखी है, तो ये मथुरा संग्रहालय में रखी है, ठीक है। इसको बनवाया मतलब कि कौन सी शताब्दी में है, तो ये 5वीं शताब्दी में बनी थी, ठीक है। ऊंचाई पूछी जाती है तो ये 1800 मीटर की है, ठीक है। पूछा जाएगा कि 5वीं शताब्दी की अरे ये भी तो लिख लीजिए किससे बनी है, ये तो हमने लिखाया ही नहीं है। ये बनी है लाल बलुआ पत्थर से। किससे बनी है ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, याद रखना है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1800 मीटर। एक सेकेंड, 1800 नहीं है, 1.8 मीटर है, सॉरी हमने पॉइंट का ध्यान नहीं दिया। 1.8 मीटर ऊंची है, ठीक है। और कहाँ पर संग्रहित है इसकी, तो ये मथुरा संग्रहालय में, ठीक है।
पॉइंट का ध्यान नहीं दिया था हमने। चलिए आगे। आगे आपसे पूछा जाएगा कि वराह की जो विशालकाय प्रतिमा है कहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत पूछा जाता है ये वराह के बारे में। वराह की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये एरण से मिली है। और ये कहाँ पड़ता है एरण, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे पूछा जाएगा कि हमने, अच्छा हम छाप दो हमने इसके पहले बताया था कल वाली क्लास में, यानी परसों वाली में बताया था कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है और कहाँ पर है, मतलब छाप दीजिए। फिर बताना है आपको कि हिंडोला महल कहाँ है, छापो। हिंडोला महल कहाँ है ये भी बताना है। चलिए फिर चलिए हिंडोला महल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कहाँ है, ये मांडू में है। कहाँ है ये मांडू में है, याद रखना है। ठीक है, और हिंडोला महल का जो निर्माण है वो कब, 1425 ईस्वी में होता है। किसने करवाया था, ये हुसंग शाह ने। किसने करवाया था, ये हुसंग शाह ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। फिर बोलेगा कि ये जो मांडू है ये इसका संबंध मिलता किससे है, तो ये याद रखना है, ये रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती का महल है। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए। अच्छा हाँ, अभी हमने आपसे पूछा था कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो याद रखना है ये विदिशा मध्य प्रदेश में। हमने पढ़ाया था कल या परसों वाली क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जिसने भी क्लासें बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं ली हैं तो नीचे प्लेलिस्ट पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है गुजरी महल कहाँ है, किसने बनवाया है, बताइए। गुजरी महल छापो जल्दी से, कहाँ है भाई साहब, पता है को नहीं है पता। चलिए देखिए गुजरी महल जो है ये ग्वालियर में, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और किसने बनवाया है, किसने बनवाया है भाई, ये तो गलत लिख दिया ना हमसे। ये बनवाया है मान सिंह ने। ठीक है, फिर पूछेगा कि खजुराहो के मंदिर किस जिले में है, सभी को पता है छतरपुर में है। ठीक है, और ये मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। जो खजुराहो है ना, मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। ये सब चीज़ तो बन जाएंगी, आपसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए कि महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, वैसे पता होगा सभी को। बताइए कि उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है किस नदी के तट पर है, बताइए, छापो जल्दी से। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है। फास्ट वे में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पे मत जाइए। ठीक है, कहाँ पर है ये क्षिप्रा नदी पर है। किस नदी पर, क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, हाँ आ गया आप लोगों के टाइप का क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है भाई। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है बिट्टू, बताओ जल्दी से छापो, बताइए। दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा बारसूर में। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए लिखवा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल से बहुत यहाँ से बिल्कुल से अच्छे से समझिएगा। विश्व की इस्लामी इमारत स्मारकों को लिखवा रहे हैं। ठीक है, इस्लामी स्मारकों को लिखवा रहे हैं। इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, तो हम आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। पहला लिखिए ग्रेट मॉस्क ऑफ इम्फान कहाँ पर है, बताइए। ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फान ये कहाँ है, बताना है। दूसरा है मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये कहाँ है। मॉस्क
कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये कहाँ है। तीसरा, कुतुब परिसर कहाँ है, ये सभी से बनेगा, सिंपल सा है, कुतुब परिसर। चौथा है अलहम्ब्रा, अलहम्ब्रा ये कहाँ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने आपसे बोला कि ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फॉन, ये है ईरान में। कब होता है निर्माण, निर्माण होता है 771 में, ठीक है, 771 ईस्वी में। फिर दूसरा बोला हमने मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा, ये है स्पेन में। कब होता है निर्माण, 784 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। तीसरा है कुतुब परिसर, ये कहाँ है, सिंपल सा है, दिल्ली में है। कब बनता है, 1192 ईस्वी में बनता है, ठीक है। चौथा बताया हमने अलहम्ब्रा, ये है स्पेन में, ठीक है, स्पेन में है। कब बनता है, 1333 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। और देखिए सबसे इन्हीं का चारों का क्रम लगाने को बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो पहले नंबर मतलब पहले किसका निर्माण हुआ, ईरान में इसका हुआ, फिर स्पेन में हुआ इसका, फिर दिल्ली में हुआ, फिर स्पेन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इन चारों को, चारों का क्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी जो सही मिलान की होते हैं ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है, लास्ट में जब एग्जाम होगा उसी टाइम पर बताएंगे, नहीं तो अभी बता देंगे तो सब भूल जाएंगे, को पता भी ना चलेगा कि क्या बता गई मैम, हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हम अच्छे से बाद में बता देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही क्रम पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा हम, दिल्ली के मध्यकालीन नगर, इनका भी क्रम बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए चलिए पहला है किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा, इसका निर्माण होता है 1200 ईस्वी में, ठीक है। टाइम पीरियड से याद कर लीजिए तो आसानी होगी आपको क्रम से लगाने में। दूसरा आता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद कब, 1321 से 1325 ईस्वी में, ठीक है बेटा, अच्छे से समझिएगा। फिर है जहां पनाह, 1326 से 1327 ईस्वी में, ठीक है। फिर है शाहजहानाबाद, ये बनता है 1639 ईस्वी में, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए तो देखिए इन चारों का क्रम बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है। पहला है किला राय पिथौरा 1200 ईस्वी में, तुगलकाबाद 1321 से 1325, जहांपना 1326 से 1327 में, शाहजहानाबाद तो 1639 में। सब कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। ये इनका क्रम लगाने को आता है, तो पहले नंबर पे ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, इनका क्रम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये क्रम का बता दिया, इसके पहले हमने क्रम का बता दिया, ठीक है। चलिए ये 2 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट है, उनको और लिख लीजिए, फिर अपनी क्लास को करते हैं खत्म। बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, सिंपल सा है, कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, और किसने इसका निर्माण करवाया था, कौन सी शताब्दी में। दूसरा है नवलखा मंदिर, किस वंश ने बनवाया था, बताइए। तो देखिए नवलखा मंदिर बनवाया था कौन से वंश ने, सोलंकी वंश ने, ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण, तो याद रखना है ये पांड्य राजाओं ने करवाया था, किसने, पांड्य राजाओं ने करवाया था। है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, मदुरई में। कौन सी शताब्दी में बनता है, 6वीं शताब्दी में, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर था स्थापत्य कला, आप लोग बहुत बोर होने लगे थे कि मैम खत्म करिए खत्म करिए, है ना, हाँ थक गए थे बेचारे पढ़ते पढ़ते, कहा करें मैम पकड़ के बैठ जाती है ना, 3 बजे से रोज रोज।
चलिए, समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, जब एग्जाम में बनेंगे, मिलेंगे यही क्वेश्चन, तब लगेगा कि हाँ मैम ने अच्छा किया, पढ़ा दिया, नहीं तो बैठे रहते हैं, है ना। वैसे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज ये स्थापत्य जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो कल से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना नया चैप्टर, बिल्कुल से धुआंधार तरीके से, बिल्कुल शुरू से, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो लोग भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको कला के बारे में बताया, उसका वर्णन बताया कि कैसा क्या होता है, यहाँ स्थापत्य कला तक हम घसीट लाए, ठीक है। अब हम बिल्कुल से पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में, कि आखिर जो कला हमने पढ़ी है इसका विकास होता कहाँ से है, कैसे क्या पनपी है, ठीक है। पहले मैंने कला के बारे में आपको बता दिया बहुत अच्छे से, क्लियरली, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, शाम को 7 बजे क्लास अब बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जिसने अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम में उसका स्कोर बहुत अच्छा होना है, ठीक है। तो शाम को 7 बजे और दोपहर में 3 बजे डेली जुड़ें, ठीक है, डेली जुड़ें, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोग भी समझ रहे हैं, है ना। शाम को जो क्लास हो रही है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, 3 बजे जो हो रही है उनको भी, तो 2 क्लासें तो बिल्कुल से आपको लेना है, लेना है, लेना है, ठीक है। ये आपके लिए दवा है, जो सीधे देखिएगा मर्ज दूर ना कर दें तो कहिएगा। बस ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि बस डेली ये एक एक ढक्कन लेते जाइए, एक 3 बजे और एक शाम को 7 बजे, ठीक है। आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ मैम खांसी दूर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल धुआंधार सेशन के साथ। चलिए, शाबाश।